हेलो गाइज, वेलकम यू बैक। आज हम लोग बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी का ट्रीटमेंट के बारे में। पूरा डिटेल्स ए टू जेड क्या है, कैसा है, मैनेजमेंट का पूरा प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे हाइपरटेंशन के बारे में, तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है अपना 120/80 mmHg होता है, और अगर इससे ज़्यादा हो रहा है उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। इसका प्री हाइपरटेंसिव स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू कंट्रोल और मैनेज हाई ब्लड प्रेशर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन का मेन गोल जो होता है टू लोअर द ब्लड प्रेशर टू लेस देन 130/80 mmHg। जी, हम ज़्यादा कम भी नहीं कर सकते या फिर ज़्यादा अमाउंट भी रख नहीं सकते, तो इसीलिए नॉर्मल अपना होता है 120/80। तो अप्रोक्स वैल्यू जो अपना प्री हाइपरटेंसिव स्टेज होता है जैसे कि 130/80, तो मेन टारगेट जो होता है हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट करने का टू लोअर द ब्लड प्रेशर अप टू लेवल ऑफ 130/80। क्योंकि अगर ज़्यादा कम हो जाएगा तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, और अगर हाइपरटेंसिव स्टेज पे पेशेंट जा रहा है तो दिस कैन लीड टू शॉक विच इज़ एन इमरजेंसी कंडीशन। So, what are the methods of treatment? We have 4 methods for controlling blood pressure. ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं। एट फर्स्ट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हैबिट में चेंज करना, डाइट मैनेजमेंट, एक्सरसाइज वगैरह, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहला होता है अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। फिर अपना आता है जनरल मैनेजमेंट, लाइक आप मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को और कौन सी तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। तीसरा आता है अपना हाइपरटेंसिव ड्रग्स विच कैन यूज टू लोअर द ब्लड प्रेशर। अगर ये सबसे ठीक नहीं हो रहा तो हम मेडिसिन खा के ब्लड प्रेशर को कम कैसे करेंगे। और लास्टली फॉलोअप। सबके बाद ये सब करने के बाद फॉलोअप मतलब इससे कितना प्रोग्रेस हुआ वो जानने के लिए फॉलोअप करना चाहिए। सो विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस इन डिटेल्स वन बाय वन. So, what are the general management of hypertension? First is the lifestyle modification. It includes those habits, those factors that can be modified. जैसे जो हम लाइफ हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। जैसे कि हम अपना अप्रोच चेंज कर सकते हैं, चेंजिंग द लाइफस्टाइल लाइक कंट्रोलिंग ओबेसिटी, मोटापा को कम करना, वेट लॉस करना, स्मोकिंग को बंद करना, अल्कोहल कंजप्शन को कम करना एंड लो सोडियम डाइट यानी कि कम नमक का खाना खाना। All of these are just some examples of lifestyle modification. Next is diet recommendation. A diet rich in fruit, vegetables, potassium rich and low fat products are beneficial in lowering and controlling the high BP. So diet के अकॉर्डिंग ये होएगा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटीज़ बाई डूइंग रेगुलर एक्सरसाइजेस। मेडिटेशन करना जिससे आप स्ट्रेस से गेट रिड हो सकते हैं, गेटिंग सम फ्रेश थाट्स एंड लास्टली रेगुलर मंथली फॉलो चेकअप ऑफ ब्लड प्रेशर टू मॉनिटर, जिससे कि फॉलोअप करेंगे तो कितना प्रोग्रेस हुआ ब्लड प्रेशर उसको मॉनिटर कर सकते हैं और कितना कंट्रोल हुआ उसको हम जान सकते हैं। सो दीज आर सम जनरल मैनेजमेंट मेथड्स टू लोअर और कंट्रोल ब्लड प्रेशर। सो अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पहला मेथड होता है ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस, इसका क्या क्या एडवांटेजेस है। वो टॉक अबाउट सम मॉडिफिकेशन मेथड्स लाइक रिड्यूसिंग हैबिट ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक, वेट लॉस करना एंड लो सॉल्ट खाना खाना। बट व्हाट आर द एडवांटेजेस, हाउ दिस हेल्प इन लोअरिंग ब्लड प्रेशर। These modifications will reduce high blood pressure by preventing or delaying the development of high BP. देखो सी, अगर ब्लड प्रेशर डेवलप होगा नहीं तो उसको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो अगर ये सब हम डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये सब पहले से अगर हम एग्जिस्ट कराएंगे, पहले से अगर ये सब करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, तो उसको डेवलप ही होगा नहीं, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा अपना है अब जब मेडिसिन वगैरह खा रहे हैं, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है फिर हम मेडिसिन खा रहे हैं, तो साथ में अगर ये सब मॉडिफिकेशंस लाएंगे मेडिसिन के साथ, तो ये सब फैक्टर्स क्या करेगा, मेडिसिन का एक्शन को या फिर मेडिसिन का जो मेन जो मोटो होता है ब्लड प्रेशर कम करने का उसको और एनहांस कर देगा, जिससे कि हमको लगे कि हाँ मेडिसिन ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो इसको इफेक्टिवनेस को बढ़ा देगा। ठीक है। एंड लास्टली दिस मॉडिफिकेशंस विल हेल्प इन लोअरिंग रिस्क ऑफ सम कॉम्प्लिकेशन। सी, अगर जैसे मेडिसिन हम खा रहे हैं, मेडिसिन का कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं या फिर नॉर्मल जितना सब रिस्क फैक्टर्स है जो अपना बाद में डेवलप होते हैं, तो ये सब मॉडिफिकेशंस क्या करेंगे, ये सब रिस्क फैक्टर्स को कम कराएंगे, कॉम्प्लिकेशंस होने को कम कराएंगे। तो ये सब था अपना एडवांटेजेस अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे।
See, sometimes lifestyle changes aren't enough to treat high BP. If they don't help, then you are recommended to use medicines. Lifestyle modification करने के बाद आप कितने भी हैबिट चेंज कर लो, अगर उससे भी कम नहीं हो रहा तो हमको कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, कुछ मेडिसिन है जो हमको खाना पड़ेगा। तो जानते हैं पूरे जानकारी ड्रग्स के बारे में, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कितने हैं, क्या क्या है, सबका काम क्या क्या है, तो उसके बारे में पूरे डिटेल्स में जानते हैं। द टाइप ऑफ मेडिसिन यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल हेल्थ। सी, अगर ये सब मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं तो ये सब ऐसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, कुछ ओवरऑल हेल्थ पे डिपेंड करता है, या फिर कितना चाहिए, कितना अमाउंट में चाहिए, इसका अमाउंट, नंबर ऑफ डोजेस, तो सब पे डिपेंड करता है ना। So let's talk about all the treatment options, classifications of antihypertensive drugs. We have drug classification like diuretics, RAS inhibitor or renin-angiotensin system inhibitor, sympathetic or adrenergic inhibitors or blockers, calcium channel blockers or CCB, and lastly the vasodilators. Total 5 group of drugs are there. In diuretics we have loop diuretics, thiazides and aldosterone antagonist. Diuretic drugs मतलब इसका काम है शरीर से सोडियम और वाटर यानी कि नमक और पानी को बाहर निकालना, ये अपना डाययूरेटिक ड्रग का काम है। अब शरीर से नमक बाहर होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा। ड्रग ऑप्शंस हैं फ्यूरासेमाइड, टोरसेमाइड जो लूप डाययूरेटिक हैं, और हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड एंड इंडिपेमाइड जो थाइजाइड लाइक ड्रग्स हैं, और स्पिरोनोलैक्टोन एक एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होते हैं। नेक्स्ट इन रास इनहिबिटर, जिसमें कि अपना ARB मतलब एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, एंड एक है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर एंड एस इनहिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो ये अपना ड्रग्स है। तो इसका क्या क्या ड्रग है, ARB में इसका जो एक्शन होता है, ब्लड वेसल में कुछ केमिकल्स होते हैं जो वेसल्स को नैरो करता है, ARB उसके एक्शन को ब्लॉक कराता है जिससे ब्लड प्रेशर रिलैक्स होता है। तो ये जो टोटल में अपना जो रास इनहिबिटर का ड्रग्स हैं, मोस्टली ये जो नैरो होता है उसको ठीक करके ट्रीटमेंट में काम आता है। अगर ब्लड प्रेशर नैरो हुआ तो उसको रिलैक्स करेगा, ये ड्रग देंगे तो रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स होने से डायलेट होगा जिससे कि ब्लड फ्लो आसान हो जाएगा और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना सिंपैथेटिक इनहिबिटर या फिर एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स और सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स। एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स क्या, ये मतलब अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स होते हैं जिसमें मतलब नर्व सिग्नल्स वगैरह ब्लड प्रेशर को कम जाएगा। अगर सिग्नल्स ही कम जा रहा है तो ब्लड प्रेशर का जो एक्शन होता है तो वो सब क्या है, नॉर्मल केयर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और सिंपैथेटिक का ड्रग ऐसा होता है जैसे कि अपना ड्रग्स लाइक एड्रेनर्जिक ब्लॉकर मतलब लाबिटालोल, कार्बिडिलोल, एटिनोलोल, प्रोप्रानोल, ये सब ड्रग्स होते हैं। Then there are some drugs called central acting sympatholytics like clonidine and methyl-dopa. Calcium channel blockers और ऑल्सो नोन एज CCB, ये कैल्शियम चैनल जो होता है उसको ब्लॉक करता है जिससे ब्लड वेसल के मसल्स रिलैक्स होते हैं और ब्लड वेसल वाइड हो जाएगा। ड्रग्स लाइक निफेडिपिन, निकाडिपिन, अम्लोडिपिन, डिल्टियाजेम, ये सब ड्रग्स हैं। और लास्टली वैसोडाइलेटर्स, इसके तो नाम से ही पता चल जाता है कि वेसल्स को डायलेट करेगा। ड्रग्स लाइक नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम, हाइड्रालाजीन, मिनोक्सिडिल, तो ये सब था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का पूरा क्लासिफिकेशन। एंड दीज आर द डिस्क्रिप्शंस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्लासिफिकेशन का, सबका इंडिविजुअल एक्शंस क्या क्या होते हैं, कैसे काम करता है जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है एंड कंट्रोल में रहता है। तो ये सब अपना डिस्क्रिप्शन है क्लासिफिकेशन ड्रग्स का। So among all those drugs classified, we have drugs as first line drugs and second line drugs. First line मतलब तो फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस, तो सबसे पहले कौन सा ड्रग हमको यूज करना चाहिए। सेकंड लाइन मतलब अगर 1 से नहीं हुआ तो 2 हम एडिशनली उसके साथ ऐड करके देंगे। तो फर्स्ट लाइन ड्रग में अपना आता है एस इनहिबिटर, ARB जैसे कि एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, CCB कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड डायरेटिक्स। तो ये अपना फर्स्ट लाइन ड्रग। सेकेंड लाइन ड्रग मतलब कि ये अपना एडिशनली फर्स्ट लाइन ड्रग के साथ यूज करेंगे। ड्रग्स लाइक अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा 2 एगोनिस्ट एंड डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर एंड स्पिरिनोलैक्टोन। एंड अबाउट द एज क्राइटेरिया क्या होगा, अगर सी ड्रग तो हम ऐसे किसी को दे नहीं सकते ना, कोई भी, इतने सारे क्लासिफिकेशन है, तो ये कौन सा वाला ड्रग किसको देंगे, कैसे देंगे, तो उसके लिए एक एज क्राइटेरिया है। बेसिकली अगर एज लेस देन 55 ईयर्स है, मतलब कोई यंग पेशेंट है, तो उसको हम मोस्ट कॉमनली एस इनहिबिटर या ARB एज ए ड्रग ऑफ चॉइस दिया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे लिए रहेगा बीटा ब्लॉकर। ठीक है, ये 3 ऑप्शंस रहते हैं अपना अगर लेस देन 55 ईयर्स एज है। तो अगर एज मोर देन 55 ईयर्स है यानी कि पेशेंट ओल्ड हो गया, थोड़ा ओल्ड एज एसोसिएटेड होता है, उम्र ज़्यादा हो गया, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा अपना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नहीं तो उसको हम थायराइड डायरेटिक ड्रग दे सकते हैं। तो ऐसे हम ड्रग ऑप्शन कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट मोडालिटीज़, मतलब ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या रहेगा, आप कैसे देंगे, कौन सा ड्रग देंगे, उसके बाद क्या देंगे, स्टेप वाइज। सो स्टेप वन वी हैव एस इनहिबिटर एंड ARB। तो हमारे जो ड्रग ऑप्शंस होते हैं वो अपना सबसे पहले हम एस इनहिबिटर या फिर ARB मतलब एम्लोडिपिन ड्रग दे सकते हैं, या फिर इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या फिर डायरेक्ट, इन दोनों में से कोई एक ड्रग दे सकते हैं, जैसे अपना निफेडिपिन। ठीक है, ये अपना स्टेप वन के बाद अगर इससे कंट्रोल नहीं हुआ तो हम स्टेप 2 पे जाएंगे। ठीक है, आइदर ड्रग चेंज करेंगे या फिर हम एस इनहिबिटर या ARB के साथ एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को ऐड करेंगे या फिर एक डायरेक्ट ड्रग ऐड करेंगे, मतलब कंपलसरी अपना एस इनहिबिटर या फिर ARB में किसी एक को देंगे और साथ में एक ड्रग ऐड करेंगे। ठीक है, थर्ड में क्या होगा, फिर आप आएगा स्टेप 3। अब स्टेप 3 में क्या है, एस इनहिबिटर या फिर ARB देंगे, साथ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे और साथ में डायरेक्टर देंगे, मतलब 3 टाइप का ड्रग इसमें ऐड होगा। सबसे पहले में वन ड्रग देंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो पहले दिया जाता था उसके साथ और एक ड्रग ऐड करेंगे, और तीसरे में क्या है, तीनों ड्रग को मिला के एक साथ देंगे। ठीक है, ये अपना है ट्रीटमेंट मोडालिटीज। तो ये प्रॉब्लम होता है, तो ये सब ड्रग ट्राई करने के बाद एक रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, आप बहुत सारे ड्रग्स ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करते हैं या फिर अगर कंटिन्यूसली उसका डोज वगैरह बढ़ा देते हैं तो बॉडी एक्वेंटेड हो जाता है, वो पहले जैसा उसका एक्शन उस हिसाब से नहीं हो पाता और ब्लड प्रेशर कम नहीं होता या फिर कंट्रोल नहीं होता मेडिसिन खाने के बाद भी। तो अगर इतने सारे मेडिसिन खाने के बाद भी अगर हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन, मतलब मेडिसिन से बॉडी रेजिस्ट हो गया है, अब उसका जो एक्शन पहले जैसे था अभी वो ऐसे होता नहीं है, अब एक्शन इतना से होगा नहीं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा नहीं। ठीक है, इफ़ नो रिस्पॉन्स आफ्टर 1 मंथ, मतलब 1 महीना ये सब कॉम्बिनेशन खाने के बाद, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन खाते हैं, एस इनहिबिटर या फिर ARB विथ ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विथ ए डायरेटिक, मतलब एस इनहिबिटर या फिर ARB में से कोई एक ड्रग विथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विथ डायरेक्टरी, मतलब 3 टाइप का ड्रग हो गया। इन तीनों जब ऐड करके खाएंगे स्टेप 3 में हम अपना मोडालिटी के अकॉर्डिंग, इसके बाद भी अगर अपना ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन। सो इस रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट कैसे आप आउट करेंगे, वी शुड ऑप्ट फॉर द बेस्ट कॉम्बिनेशन विथ इट डोसेज, ऑप्टिंग फॉर हेल्दी डाइट, वेट मैनेजमेंट, ऑल इज अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल चेंजेस और मॉडिफिकेशंस। ये सब करने के बाद ये तो जनरल मेडिसिन में हो गया, तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस एज ए ट्रीटमेंट उसका क्या रहेगा, तो वही 3 ड्रग्स जो हम साथ में देते थे उसको ऐड करेंगे। ठीक है, और साथ में जो सिम्टम्स होगा उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे, मतलब एस इनहिबिटर या फिर ARB में से कोई एक ड्रग, साथ में एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और साथ में एक डायरेटेड ड्रग। ठीक है, ये सब यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, ड्रग ऐड करेंगे। जैसे अगर पोटासियम का लेवल कम है, लेस देन 4.5 मिलीमोल पर लीटर है, तो हम एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जैसे कि अपना स्पिरोनोलैक्टोन ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर पोटासियम का लेवल ज़्यादा हो रहा है, मतलब मोर देन 4.5 मिलीमोल पर लीटर है, तो उसको तब हम क्या करेंगे, एक हाईयर डोज ऑफ थायाजाइड हम ऐड करेंगे, मतलब तीनों ड्रग के साथ ऐड करेंगे। फिर भी ये सब करने के बाद अगर BP कंट्रोल नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, ये सब ड्रग कंट्राइंडिकेट है तो किसी कंडीशन में हम ये तीन ड्रग के साथ एक बीटा ब्लॉकर देंगे, अगर बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे तो हम एक अल्फा ब्लॉकर ऐड करेंगे। तो टोटल में 4 ड्रग, 3 अपना कॉन्स्टेंट ड्रग और साथ में चौथा ड्रग जो है उसके लिए सब ऑप्शन है। ठीक है, तो ये अपना था रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट। तो चलिए अब जानते हैं कुछ कॉमन ड्रग्स, कॉमन मेडिसिन्स जो हम नॉर्मली OPD बेस्ड ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे OPD वगैरह में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ऐसे पेशेंट वगैरह आते हैं, उसका हम ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ देखते हैं, तो उसको हम क्या क्या ड्रग देते हैं। तो कॉमनली बेस्ड ड्रग्स में अपना आएगा, मेडिसिन से आएगा अपना एम्लोडिपिन, निफेडिपिन जो अपना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है, टेल्मिसर्टन जो एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 ब्लॉकर है, क्लोर्थालिडोन जो एक थायराइड डायरेटिक है, एंड लाइबेटालोल, एटिनोलोल ये सब अपना एडिनोजेन ब्लॉकर ड्रग है। लिसिनोप्रिल एक एस इनहिबिटर है, क्लोनिडीन एक सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स है। तो ये सब ड्रग जो है मोस्ट कॉमनली हाई BP ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। But after all these conditions, in case of any comorbid condition, comorbid मतलब कोई रिस्क फैक्टर्स अगर एसोसिएटेड है, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, मतलब आपको 1-2 कुछ डिजीज हैं और साथ में आपका हाइपरटेंशन BP बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको हम कोमोर्बिड कंडीशन कहते हैं। मतलब कुछ रिस्क डिजीज है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, साथ में आपका हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में हमें अपना ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा, क्या क्या ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। अगर कोई हार्ट डिजीज
डिजीज़ है जैसे कि हार्ट फेलियर हो या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो, उस कंडीशन में बीटा ब्लॉकर या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये हम यूज़ करते हैं। याद रखना, हार्ट डिजीज़ में हम एस इनहिबिटर या फिर ARB ड्रग यूज़ नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई किडनी डिजीज़ है जैसे कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ तो हम एस इनहिबिटर ड्रग यूज़ करेंगे। अगर डायबिटिक्स ऑलरेडी है तो हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट के लिए एस इनहिबिटर ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ठीक है। अगर फिर भी ये सब कंडीशन के बाद भी अगर कोई कोमोर्बिडिटी कंडीशंस नहीं है, ये सब तो अपना कोमोर्बिडिटी कंडीशंस था, अगर कोई कोमोर्बिडिटी कंडीशंस नहीं है तो नॉर्मली हम एस इनहिबिटर, ARB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये सब ड्रग यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब इतने सारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, इतने सारे ऑप्शंस है हमारे पास, तो सबका अलग अलग प्रॉपर्टी होगा, सबका अलग अलग कंडीशंस में यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई कहीं भी किसी भी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। कुछ कंट्राइंडिकेटेड ड्रग्स होते हैं जो इसका मतलब हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सब के बाद व्हाट आर द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दैट टू बी अवॉइडेड ड्यू टू प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है उस टाइम हम कौन सी ड्रग, कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स या फिर हाई BP ड्रग्स नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले अपना आएगा एस इनहिबिटर एंड ARB, because these two drugs can be a risk for causing fetal damage and growth retardation of the baby. Second is diuretics. Diuretic drug whose use can increase risk of placental infant, miscarriage and stillbirth. ठीक है। Next is beta blocker. See, all beta blockers are not contraindicated. So what blockers are contraindicated? For example, we have propranolol. Propranolol, ठीक है, प्रोप्रानोलोल हम इसका कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्यों? दिस विल कॉज लो बर्थ वेट ऑफ द बेबी, डिक्रीज इन प्लेसेंटल साइज, नियोनेटल ब्राडिकार्डिया मीन्स लेस देन 100 हार्ट रेट, ठीक। एंड लास्ट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड व्हिच इज एन vasodilator ड्रग, एंड दिस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज मेनली contraindicated in eclampsia. Eclampsia, what is eclampsia? Eclampsia is a condition while in a pregnant lady the blood pressure is increases, along with its there will be episodes of convulsions. सी, इसको हम कहते हैं एक्लाम्सिया। तो ये सब ड्रग्स हैं जो ये सब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है जिसको हम प्रेगनेंसी के कारण प्रेगनेंसी के साथ यूज़ नहीं कर सकते। अगर इतने सारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पे अगर ये सब कंट्राइंडिकेटेड है तो क्या क्या ड्रग हम प्रेगनेंसी में यूज करते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी के साथ अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या क्या ड्रग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास 4 ड्रग ऑप्शन है। पहला है अपना लाबेटालोल जिसमें कि अपना अल्फा ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी दोनों होते हैं। दूसरे में आएगा अपना निफेडिपिन जो कि अपना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और ये मोस्टली प्री एक्लेम्सिया कंडीशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज मिथाइल डोपा जो कि अपना एक सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स है। एंड लास्ट इज हाइड्रोलाजिन। हाइड्रोलाजिन इज ए vasodilator ड्रग। सो ये 4 ड्रग्स हैं जिसको हम प्रेगनेंसी के टाइम यूज करते हैं। दीज आर द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दैट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन लास्टली कम फॉलोअप। ये सब ट्रीटमेंट प्लान के बाद फॉलोअप का टाइम आता है। फॉलोअप में मेनली प्रोग्रेशन एंड कंट्रोल कितना हुआ उसको हम चेक करते हैं। जैसे आप ऐसे डायरेक्टली मेडिसिन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं जब तक उसका कंप्लीट कोर्स नहीं हो जाता, कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता या फिर जब तक आपका डॉक्टर आपको मेडिसिन चेंज करने के लिए नहीं बोलते तब तक आपको सेम प्रेस्क्राइब मेडिकेशंस यूज करना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं रिबाउंड हाइपरटेंशन, वो हो सकता है। जिसका मतलब अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया है और सडनली आप मेडिसिन चेंज कर दिए, ठीक है, तो सडनली क्या करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उसको हम कहते हैं रिबाउंड हाइपरटेंशन। और एक कंडीशन है अपना रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, ठीक है, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब कंडीशन अपना होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। और हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ा रिस्क कंडीशन है तो बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डिजीज कराने में हेल्प करता है, तो इसीलिए इसका कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए मंथली फॉलोअप BP चेक करना जरूरी है जिससे पता चले कि कितना कंट्रोल हुआ। अगर ज़्यादा हो गया तो क्या करना है, ये सब एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात करके कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अपना था फॉलोअप। बस ये था पूरा डिटेल्स हाइपरटेंशन मैनेजमेंट का, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्लासिफिकेशन का, ड्रग बाय ड्रग, प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन एंड ऑल। तो टोटल में A to Z ऑल अबाउट हाइपरटेंशन मैनेजमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं MBBS CG। थैंक यू।